My most respected ma'am and my dear classmates, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Javed Hashmi. My class is MSc Mathematics, session वालेकुम सलाम। 2000, 2019 to 2021, and my section is morning. My roll number is 46. राव साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड मैम। मेरा नेम साजिद गफ़ार, रोल नंबर 8, सेक्शन मॉर्निंग। और आज हमने चैप्टर 3 को डिस्कस करना है, जो कि बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको प्रॉपर रीड करें और इसकी डेफिनेशन और थ्योरी वगैरह पढ़ें तो इसकी इजीली हमें समझ आ जाएगी। स्टार्ट करें भाई जवेद? यस, कैरी ऑन। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब पहले इसमें बेसिकली हम पहले ना डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फिजिबल रीजन होता क्या है। फिजिबल रीजन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इनफिजिबल रीजन, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, पहले आते हैं कि फिजिबल रीजन होता क्या है। फिजिबल रीजन हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जो कि जो है कांस्टेंट, जो है इक्वेशन, तमाम कांस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और जो साइन ऑफ रिस्ट्रक्शन है उनको भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि फिजिबल रीजन इज ऑन द ग्राफ is the one which is satisfied by all the constant equation and sign of restriction। बेसिकली जो हमारे पास होता है ना शेडेड एरिया, वो हमारे पास होता है फिजिबल रीजन। शेडेड एरिया को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास वो होता है कि बेसिकली एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ए फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारे पास वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिचेज इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो ये हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज वन that the values of the decision variable that attain the maximum or minimum value of the objective function over the feasible region। ठीक है, अब जो हमारे पास होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये हमारे पास feasible सॉल्यूशन भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आल्सो ए feasible सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमारे पास मस्ट सेटिस्फाई ऑल कॉन्स्टेंट एंड साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन जो है हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता, यानी जो कन्वर्स इसका है वो मे और मे नॉट ट्रू। ठीक है हाशमी भाई, अच्छा, तो अब थोड़ा अब इसको हम आपको ग्राफिकली ये एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकल जवेद। रिप्रेजेंट करके अब हम आप लोगों को ये दिखाने वाले हैं कि आखिर इसकी मेन जो इसकी रीजन है बिहाइंड दैट ग्राफिकल मेथड वो है क्या। तो अब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है। और अब इसके आप एक्सिस देखें तो ये वाला जो एक्सिस है और ये है और ये है और ये है, ये एक्स एक्सिस इसको बोलेंगे, तो इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। इधर एक्स प्राइम होगा और इधर वाई प्राइम होगा। अच्छा, अब हमें साइन नोटेशन का पता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब साइन रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो हमारे साइन रिस्ट्रिक्शन ये होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे दो कांस्टेंट है, हम कहते हैं कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर अगर कांस्टेंट जो हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम ऐसे करेंगे कि अगर हमारा एक कांस्टेंट ये है और फिर मैं कहूंगा कि एक, मैं कहता हूं कि ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि एक और भी कांस्टेंट है। तो अब बात ये है कि बात हो रही शेडेड एरिया की। तो अगर मैं ये कहूंगा कि अगर ये हमारे पास ये जो फर्स्ट है
इसको मैं लाइन है ना, इसको L1 का नेम दूंगा, इसको L2 का नेम दूंगा, इसको L3 का नेम दूंगा। अगर जो लाइन 1 है उसका जो शेडेड एरिया है वो ऊपर की तरफ है, यूं कहेंगे ये हमारे पास लाइन 1 का शेडेड एरिया है, ये लाइन 2 का शेडेड एरिया है ये वाला, और ये हमारे पास लाइन 3 का शेडेड एरिया है। तो इस तरह से अगर ये जो अब ये वाला रीजन बन रहा है, ये शेडेड एरिया जो इनका कॉमन होगा, जो ये शेडेड एरिया तीनों का कॉमन होगा, ये फिजिबल रीजन कहलाता है। अगर हम इसके अक्रॉस चलें, हम कहेंगे कि ये जो शेडेड है, ये शेड जरूरी नहीं कि इनकी कॉमन हो, ये जो शेडेड है इनकी कॉमन नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैं कहूंगा कि इसकी शेड इस तरफ आ रही है और इसकी शेड इस तरफ आ रही है, ठीक है, और इसकी शेड ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे मर्जी है। तो इनका अब शेडिंग तो हो रहा है, इनका सॉल्यूशन तो है। सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी इंटरसेक्शन हो रही है। इस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन तो है, लेकिन फिजिबल नहीं है। फिजिबल तब होगा जब शेडेड एरिया कॉमन होगा। यहाँ पर जो शेडेड एरिया है वो कॉमन नहीं मिल रहा, ये सॉल्यूशन है जस्ट, ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। और अब हम बात करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए ये होगा कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है, जैसे कि हमारे पास ये वाला हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तीनों पॉइंट पर ये जो कांस्टेंट 3 लग रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, तो आया कि हम ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू किस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम आ रही है। इन तीनों पॉइंट में हम पुट करेंगे वैल्यूज फंक्शन में, जहां पर वैल्यू फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा है वो इसका ऑप्टिमल पॉइंट कहलाएगा, अगर हम मैक्सिमाइजिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर तो जिस पर इसकी सबसे कम वैल्यू हो रही है वो उसका ऑप्टिमल पॉइंट कहलाएगा इस फंक्शन का, इस प्रॉब्लम का। अगर हमारी जो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में है, मिनिमाइजिंग की तरफ है हमारी प्रॉब्लम, तब बात हो रही है। तो ये बात है कि हम इसके रेस्पेक्ट से देखेंगे कि फिर हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये बात हो रही थी, ये हमारा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। साइन रिस्ट्रिक्शन आपको बता दी, आपको सब कुछ बता दिया। कैरी ऑन राव साहब। ठीक है, नेक्स्ट पेज करें। हाँ, इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ ग्राफिकल मेथड है, ये आप रीड कर लीजिएगा, सारे थ्योरी है इसमें। नेक्स्ट पेज करें। आप राव साहब आप ना 2-3 पॉइंट बता दें ग्राफिकल मेथड की। हाँ, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड हैज द फॉलोइंग स्ट्रेंथ, जो इसकी मेरिट्स हैं, इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रोड्यूस। इसको समझना हमारे ओके राव साहब। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है, यानी ग्राफिकल मेथड्स की मेरिट्स क्या हैं, ठीक है। अब जो ग्राफिकल मेथड है इसको जो है समझना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे अब हमारे पास वो इक्वेशनों में जैसे वैल्यू लिखी होती है इक्वेशनों में, वो थोड़ा अगर हमें समझ ना आ रही हो इतनी इतनी ज्यादा, तो ग्राफिकल के ग्राफ ड्रा करके हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब ये स्क्रीन वो दूसरी शो हो रही है, हाँ अब शो हुई है, ठीक है अब शो हुई है। तो दूसरा वो कह रहा है सिंपलर टू रिप्रेजेंट ए कम्प्लेक्स सिचुएशन इन्वॉल्विंग टू मच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ग्राफ के जरिए हमें जो है मैथमेटिक इक्वेशन जो होती है वो ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ती। जैसे हम बगैर ग्राफ से अगर लिखें तो हमें इक्वेशन वगैरह सोल्व करनी पड़ती हैं, तो ग्राफ के जरिए हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्राफ पे उसे इक्वेशन को ड्रा करके उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज करें जब इसी तरह अगर हम इसकी लिमिटेशन वीकनेस की बात करें, जैसे हर चीज की स्ट्रेंथ होती है उसी तरह उसकी वीकनेस भी होती है। इसी तरह ग्राफिकल मेथड की हमें पहले स्ट्रेंथ पड़ी, अब इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, ठीक है। वो कह रहा है मोस्ट अनफॉर्चुनेट लिमिटेशन इज दैट दिस मेथड कैन प्रोवाइड अ सिचुएशन टू द प्रॉब्लम ऑफ टू डायमेंशन,
ओनली फॉर इंटर, यानी वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जी जी राव साहब। ठीक है। अब इसी तरह हम जैसे इसकी वीकनेस रीड कर रहे थे ग्राफिकल मेथड की, तो वो कह रहा है कि समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट सर्टेन एक्सप्रेशन, particularly in the case of non-linear algorithmic equational exponential trigonometric expression। यानी एक ये भी है कि जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, जो इसकी वीकनेसेस में एक ये भी है कि अगर हम इस पे बहुत ज्यादा इक्वेशन ड्रा कर दें तो इसमें जो इसको समझना भी काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा हमने कैसे इसको रीड करना है, कैसे इसको समझना है। ये इसकी वीकनेसेस में आ जाता है सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पेज करें। तो एक बार हाँ राव अब साहब, मेन का, बात यह है कि जैसे कि आप लोगों को राव साहब ने बताया कि कुछ वीकनेस, कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। जैसे कि हम देखें तो जैसे हम ग्राफिकल व्यू की बात हो रही है, जैसे कि अब हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, ये है। तो पिक्टोरियल व्यू जो होता है वो हमारे लिए इजियर टू अंडरस्टैंड होता है। हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी पिक्टोरियल व्यू होता है उसको हम आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें उसका जो कि एनालिटिक मेथड या न्यूमेरिकल मेथड होता है उससे ज़्यादा काफ़ी हद तक हम इसको इजियर टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो कम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं हम उसको भी आराम से सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमें डाउट जो भी होता है वो फौरन तौर पर ख़त्म हो जाता है। और बात ये है कि जो रीडर्स होते हैं वो आराम से इसको क्या कर सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कैलकुलेटिंग पॉइंट्स से। जैसे कि हमारे जो पॉइंट आएंगे उसके ज़रिए हम ड्रा करेंगे ग्राफ को। और जो इंटरप्रेटिंग की बात हो रही है कि अगर हम दूर तक जितना मर्जी ड्रा करना चाहे हम इसको इन्फिनिटी तक हम इसकी देख सकते हैं कि कहाँ तक जा रहा है ग्राफ। हम वहां तक इसको क्या कर सकते हैं कि आराम से देख सकते हैं। और बात यह है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड मीटिंग में हम आराम से इसकी डिस्कशन कर सकते हैं, ग्राफिकल व्यू दिखा सकते हैं, पिक्टोरियल व्यू दिखा सकते हैं। तो जो मैनेजर वगैरह होते हैं जहाँ पर हम एम्प्लॉय होते हैं उनको आराम से जो भी हमारी जो प्रॉब्लम होती है डेली लाइफ की उसको आराम से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, एरिया का सब कुछ का। और बात है कुछ लिमिटेशन क्या है कि हम ये हमारे पास एक ये आप देखें तो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम इसको 2 डायमेंशन में ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे करेंगे कि हम इसको 3 डायमेंशनल में ड्रा कर सकते हैं यूं करके। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर उनकी इंटरसेक्शन जी पर कहाँ हो रही है। ये कोई हम वेक्टर ले लेंगे जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई और जी। हम 3 डायमेंशन तक कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा इसके पिक्टोरियल व्यू जो है वो हम ड्रा नहीं कर सकते। इसलिए इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये है। और आगे वाली बात ये है कि कुछ एक्यूरेसी हमारे लिए ये होता है, जो भी हमारे यहाँ पर वैल्यूज होती हैं वो स्केल्ड होती हैं। ठीक है, वो हमें बिहाइंड दिस ग्राफ हमें ये नहीं पता कि वो वैल्यूज सेंटीमीटर में ली गई हैं, मिलीमीटर में ली गई हैं। जो हम जिसको ग्राफिकल बना के देंगे व्यू, वो रिप्रेजेंटेशन को हमसे दरकार करेगा यार आपने इस पर कौन सी मेजरमेंट ली है, इसके पीछे मेजरमेंट क्या है। तो ये एक क्वेश्चन आता है हमारे जहन में। और उसके बाद ये है कि समटाइम्स ये होता है कि कोई पॉइंट्स होता है, जैसे कि ये पॉइंट है यहाँ पर थाउजेंड्स वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक बार रुकें। ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहा होगा। कोई पॉइंट पे क्या कि कम वैल्यू को शो कर रहा है। तो अब देखने वाला ये थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है जब तक उसे
अब मेरी बात सुने, जो डिलीवर करने वाला है वो तो बता देगा, जब तक वो बताया ना तब तक जो देखने वाला है उसको इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह पता नहीं चलता। और आगे वाली बात यह है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो नॉन लीनियर आ जाती है हमारे पास इक्वेशन, नॉन लीनियर मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे सर्कल की होगी, कर्व की हो गई, जैसे सर्कल हो गया या फिर कोई कर्व हो गई या कोई ऐसी बात है, एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं, तो उनको ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है। अब हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या है, हम कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हम बता देंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि सर्कल तो हमने ड्रा कर लिया, जब हमसे जो मैनेजर हमारे होंगे जहां पर हम एम्प्लॉय हैं, तो हमसे ये पूछेंगे एक एक पॉइंट का अगर हमसे पूछना शुरू कर दें तो उसका हम कहाँ से उनको देंगे, जब तक हमें ग्राफिकल हम इसके जो इंटरप्रेटर है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, सबसे पहले उसको ग्राफिक्स के बारे में अच्छी तरह इल्म होना चाहिए। व्हाट इज द सर्कल, व्हाट इज द रेक्टेंगल, व्हाट इज द सब कुछ का कर्व है तो स्मूथ कर्व क्या है, सब कुछ उसे पता होना चाहिए। आपको मैं सिंपली अल्फाज में कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे जिनको ड्राइंग का नहीं पता, तो सबसे पहले बेसिक चीज है ड्राइंग क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या है, व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज, इनके दरमियान में रिलेशन क्या है, इनकी टोपोलॉजी क्या है, सबसे बारे में उन्हें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ऑडियंस को। और बात आगे ये है कि बट ये हो जाता है बाज़-औक़ात कि ये जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, फार्मूले वगैरह, वो तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो होती हैं, जो फार्मूले होते हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पर शो नहीं हो रहे होते, यहाँ पर तो ग्राफिकल है। तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कि इसकी एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। इन जनरल हम ये देखें तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक वैल्यू भी चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा ग्राफ चेंज करना पड़ता है। और आखिर में हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है डेली लाइफ को प्रॉब्लम को हल करने का, कि इसके साथ साथ हमें क्या है कि हमें इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी फराहम करने पड़ते हैं, जिसको हम दे रहे हैं, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जबकि हमारे पास न्यूमेरिकली या एनालिटिकल मेथड है, उनमें जरूरी नहीं ग्राफिकल मेथड बताएं, लेकिन ग्राफिकल मेथड से पहले हमें वो भी फराहम करने पड़ते हैं साथ साथ कि इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो ये इसके कुछ मेरिट्स थे जो कि राव साहब ने आपको अच्छे तरह एक्सप्लेन करे। तो नेक्स्ट राव साहब। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ हमने ना जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके ना मेथड दिए हुए हैं, उसके स्टेप दिए हुए हैं 5। अगर हम इन 5 स्टेप को अच्छे तरीके से समझेंगे तो हमें जो है क्वेश्चन को समझने में मुश्किल नहीं आएगी, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं ग्राफिकल सोल्यूशन प्रोसीजर। स्टेप 1 क्या है कि सेटिंग द एक्सिस ऑन ए ग्राफ शीट। ठीक है, हमने ग्राफ शीट पे एक्सिस की सेटिंग कैसे करनी है। वो कह रहा है द डिसीजन वेरिएबल, तो हमने कोई भी डिसीजन वेरिएबल ले लिया x1 और x2, इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको नीचे एक टेबल दिया हुआ है 3.1, उसमें हमने जो है वो डिस्कस करना है सोल्यूशन स्पेस को, कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉब्लम। अब देखें, हमने जो ऊपर बात की है कि हमने 2 डिसीजन वेरिएबल लिए हैं x1 और x2। अब दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, मतलब क्या है, x1 की वैल्यू वो भी पॉजिटिव है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसी तरह x2 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो इनका सोल्यूशन स्पेस होगी ग्राफ शीट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी x2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हमने कहा जैसे कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x1 पॉजिटिव और x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसे हम राइट हाफ ऑफ द ग्राफ भी कहते हैं। अब आते हैं x1 अनरिस्ट्रिक्टेड और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो अनरिस्ट्रिक्टेड है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह x2 पॉजिटिव और x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसको हम टॉप हाफ ऑफ ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह x1 और x2 दोनों अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब दोनों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों की कोई भी वैल्यू हो सकती है, दोनों की पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू
हो सकती है। तो इसका जो वो बनेगा सोल्यूशन स्पेस ऑन द ग्राफ शीट, वो किसी भी क्वाड्रेंट में बन जाएगा, एनी क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसी को टिप्स टू ड्रॉ, अब इसी टेबल को उसने थ्योरी में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इसको हमें इसको करना ना है। हम आपको पिक्टोरियल भी बताते हैं कि पिक्टोरियल क्या है। तो जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, आपको शॉर्ट फॉर्म में हम ये बताएंगे कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये वाला है जो आप देख रहे हैं, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम हो गया। तो अब ये बात है कि अगर हम पहले जो बात थी कि हमारे पास अगर ये वाई जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एक्स भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें, हम अगर सेकंड नंबर पर ये बात करें कि ये जो हमारे पास ये जो है, ये एक्स तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बट वाई पर कोई लिमिटेशन नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड आया कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर तो ये जो वाई है ये पॉजिटिव हुआ तो हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा। अदरवाइज अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, आपको पता है कि नेगेटिव तो ये है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर ये हो गया। तो अगर हम फिर ये कह दें कि अगर ये कह दें कि ये जो y है ये तो हमारा पॉजिटिव है ये वाला, ठीक है, लेकिन x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके लिए अगर तो x हुआ पॉजिटिव, अगर तो x हुआ पॉजिटिव, ठीक है, तो फिर जो हमारा सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। अदरवाइज अगर x हमारा नेगेटिव हुआ, अगर हमारा वो हुआ नेगेटिव, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। और आगे वाली बात ये हो रही है कि अगर हाँ, हम ये बात कर रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन की हमने बात की, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हो सकता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो फर्स्ट में लाई कर सकता है, सेकंड में लाई कर सकता है, थर्ड में लाई कर सकता है और फोर्थ में लाई कर सकता है। अब जब y पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव ये x था तो वो फर्स्ट में था, वो सेकंड में था, अगर पॉजिटिव था तो वो फर्स्ट में था। जब x पॉजिटिव था तो जब y पॉजिटिव दोनों थे तो वो फर्स्ट में था, अगर y नेगेटिव था तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो जैसे कि आपको राव साहब ने बताया, और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। ठीक है, अब इसका हमने स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में क्या है, वो करें प्लॉटिंग द कॉन्स्टेंट सेट ऑन ए ग्राफ शीट। ठीक है, अब इसमें प्लॉटिंग लीनियर कॉन्स्टेंट ए, पहले हम कैसे उस पे ग्राफ पे लीनियर कॉन्स्टेंट ड्रा करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाद में फिर प्लॉटिंग नॉन लीनियर कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहले प्लॉटिंग लीनियर कॉन्स्टेंट। अब हमें पता है कि कॉन्स्टेंट दो टाइप की होती हैं, एक इक्वालिटी कॉन्स्टेंट और एक इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर हम पहले इक्वालिटी कॉन्स्टेंट की बात करें, वो कह रहे हैं इफ देयर इज एन इक्वालिटी कॉन्स्टेंट वी कैन रिप्रेजेंट इक्वेशन एज ए स्ट्रेट लाइन। यानी अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट इक्वालिटी कॉन्स्टेंट है तो हम ग्राफ पे इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन से ड्रा करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट इनइक्वालिटी आ जाए तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, but it is difficult to represent graphically if the constant is in the form of inequality। उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हमें किसी भी ग्राफ पे ड्रा करने के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, और यानी किसी भी एक पॉइंट की वेरिएबल वैल्यू मालूम करने के लिए हम किसी दूसरे वेरिएबल कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, एक को असाइन करते हैं दूसरे की हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह उसने आगे लिखा भी हुआ है कि टिप्स टू ड्रॉ, इट इज ऑलवेज इजी टू एज्यूम। अब जैसे हमने x2 को 0 वैल्यू असाइन की है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसने यहाँ पे x1 को जैसे a कह दिया है, इसी तरह अब x1 को 0 पुट करेंगे हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, x2 को उसने b कहा है, इसी तरह पॉइंट बन जाएंगे a और 0, मतलब हमें पहले x2 की वैल्यू 0 असाइन की थी तो x1 की वैल्यू a आ गई थी, और इसी तरह 0 और b, x1 को 0 असाइन की थी तो x2 की b आ गई थी। ये हमारे पास सारा प्रोसेस था लीनियर कांस्टेंट के लिए। अब जैसे हम कि बात आप करें, यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू असाइन करने की बात हो रही है
कि 2 पॉइंट्स हमें ड्रा करने पड़ते हैं लीनियर के लिए, 2 पॉइंट्स ड्रा करने पड़ते हैं किसके लिए, लीनियर के लिए। वो कैसे होगा, वो यूं होगा कि जब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, जहाँ जब हम ऐसे करेंगे कि y को रखेंगे 0, y को क्या रखेंगे हम, y को यहाँ पर रखेंगे 0, मतलब ये है कि y में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो चेंजिंग होगी x में होगी। तो फिर ये होगा कि x की कोई हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, वो ले लेते हैं a, और y तो हमारे पास अनचेंज है, यहाँ पर तो चेंजिंग नहीं हो रही, तो y की क्या है, वैल्यू 0 है। और दूसरे नंबर पर हम ऐसे करते हैं कि जो y की वैल्यू वो ले लेते हैं, तो फिर x में कोई चेंजिंग नहीं होगी, फिर सिर्फ y में चेंजिंग होगी। तो फिर x तो 0 होगा, और y में जो यहाँ पर पॉइंट होगा हम ये कहेंगे कि ये x में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं, उसकी 0 रखी है, और b की कुछ हमने वैल्यू ले ली है, ये है। तो फिर ये जो 2 पॉइंट्स होंगे, उस जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसके जरिए जो 2 पॉइंट्स आएंगे, तो जो b निकलेगा, जो जब हम a को x को 0 रखा तो हमें b की वैल्यू तो मिल गई, जब b को 0 रखा तो हमें a की वैल्यू मिल गई। तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर एक फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे इन 2 पॉइंट्स को लेकर। ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन जो होगी, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगी हमारी प्रॉब्लम का, ठीक है। सॉल्यूशन कब कहलाएगी, जब ये किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। तो अब बात जो सीधी सी है वो ये है कि 2 पॉइंट्स दरकार होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इक्वलिटी का ना हो, ठीक है, ये तो इक्वलिटी के लिए है। अगर इनइक्वालिटी का ना हो, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जो ग्राफ हमारा जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अबव द लाइन भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो अगर होगा लेस देन और इक्वल टू, तो उसके लिए जो होगा सॉल्यूशन वो टुवार्ड द ओरिजिन होगा, और बिलो दिस लाइन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन टुवार्ड ओरिजिन होगा, इतना हमें पता है। तो ये होगा अगर इनइक्वालिटी की बात हो रही है। अब हम चलते हैं नॉन लीनियर की तरफ, वो क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं प्लॉटिंग नॉन लीनियर कॉन्स्टेंट। अब देखिए हमारे पास अगर कॉन्स्टेंट जो है वो नॉन लीनियर है, ठीक है, तो जो हमें ना ग्राफ पे जो है एक कर्व्ड लाइन मिलेगी। अब देखिए कर्व्ड लाइन जैसे हमने पहले बात की कि स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स दरकार होते हैं। अब देखिए कर्व्ड लाइन के लिए हमें ना पॉइंट्स 2 से ज्यादा की जरूरत होगी, 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं होंगे। तो हम कर्व ड्रा करने के लिए मैंने पॉइंट्स लेंगे जितनी हमें जरूरत होगी, ठीक है। अब इसी तरह अब उसने टिप्स टू ड्रा में भी यही बात की है कि टेक एज मैनी वैल्यू ऑफ पॉसिबल टू ड्रा ए कर्व टू गेट एक्यूरेसी, ठीक है। नॉन लीनियर कांस्टेंट के लिए हमारे पास जो कर्व बनेगी ग्राफ पे वो, यानी जो ग्राफ पे लाइन बनेगी वो कर्व्ड होगी, और इसके लिए हमें 2 से ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो कर्व के लिए हमें जितने यानी सफिशिएंट पॉइंट हम ले सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक हम उतने पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट पेज करें। जैसे कि अब हम ये देख रहे हैं कि राव साहब ने आप लोगों को ये बताया कि एक से ज्यादा पॉइंट की जरूरत है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पर कर्व बन रही है तो उसके लिए ज्यादा पॉइंट्स की जैसे यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, ये डाटा वैल्यूज हमारे पास है। तो जो कर्व बनेगी वो यूं बनेगी, यूं करके, यूं। तो एक से ज्यादा पॉइंट की हमें जरूरत यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर भी पॉइंट, पता नहीं कहाँ कहाँ हमें पॉइंट की जरूरत होगी। तो ये है, या फिर सर्कल बना लेते हैं, तो सर्कल के लिए भी हमें क्या है कि वो ज्यादा एक पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें काफी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये है नॉन लीनियर की बात हो रही है। कैरी ऑन राव साहब। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास अब स्टेप 3 है। वो क्या है, वो कह रहा है रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट सेट, यानी हम ग्राफ पे कांस्टेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इक्वालिटी कांस्टेंट भी वो यूज करनी है और इनइक्वालिटी भी। इफ द कांस्टेंट इज ऑफ द अवेलेबिलिटी टाइप लेस देन और इक्वल टू टाइप, अगर कांस्टेंट हमारे पास इस टाइप की हो जैसे ax1 प्लस bx2 लेस देन और इक्वल टू c, तो हम जो एरिया को शेड करेंगे वी शेड द एरिया टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो हम जो एरिया को ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। अगर कांस्टेंट हमारे पास इस टाइप की हो कि ax1 प्लस bx2 ग्रेटर देन और इक्वल टू c, तो हम एरिया को ओरिजिन से हटके करेंगे, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये बात थी, ये बात हमने की
उसकी इनइक्वालिटी कांस्टेंट की। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी कांस्टेंट की। वो कह रहा है इफ द कांस्टेंट इज ऑफ द इक्वालिटी टाइप, अगर कांस्टेंट हमारे पास इक्वालिटी टाइप हो, जैसे हम कहते हैं कि ax1 प्लस bx2 इज इक्वल टू c, तो हमने एरिया को शेड नहीं करना, वो डू नॉट शेड एनी एरिया, एंड द लाइन इटसेल्फ इज द फिजिबल रीजन। जो हमारे पास लाइन होगी वही हमारे पास इसका फिजिबल रीजन होगी। हमें इसके लिए किसी भी एरिया को शेड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे कि ठीक आप है। लोगों को राव साहब ने बताया कि अगर हमारे पास क्या होगी कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एक लाइन पर आ रहा है, इसके पॉइंट सारे इस लाइन पर आ रहे हैं, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास अगर क्या है कि एक यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस लाइन पर होगा, ठीक है। जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इस लाइन पर आएंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसी लाइन पर होगा। तो हमें क्या कि इसके लिए हमें शेड एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस लाइन पर सिर्फ लाइन नहीं कर रहा, तो वो जो हमारा जो यही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा, यही क्या कि इस लाइन पर होगा। अगर सिर्फ लाइन पर नहीं हो रहा तो हम फिर ये देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिलो दिस लाइन है, अबव दीज लाइन है। अगर हमारे पास लाइन 2 भी आ जाए तो फिर हम देखेंगे अगर हमारा शेडिंग एरिया यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा जो शेडिंग एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा शेडेड एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात भी करेगा, ये सारा कुछ उसकी बात करेगा। तो बात ये हो गई हमारे पास जो सॉल्यूशन फिजिबल भी हो सकता है, इनफिजिबल भी हो सकता है। फिजिबल तब होगा जब इनका जो शेडेड एरिया है, इनका जो शेडेड एरिया है इनका अगर वो कॉमन आ जाए यहाँ पर, तो वो तो कहेगा फिजिबल सॉल्यूशन होगा हमारे पास। अगर जो एरिया है वो, अगर हमारे पास जो शेडिंग एरिया की बात हो रही है, अगर वो हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, जैसे कि अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर इसका एरिया इधर बन रहा है, ठीक है, शेडिंग, इसकी शेडिंग इधर बन रही है, ठीक है, तो अब इनका कॉमन एरिया तो कहीं पर हमें ना दिखे। अगर हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर लाई कर रहा है तो फिर तो हमें यहाँ पर इसका कॉमन एरिया कहीं दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या कहेंगे, ये यहाँ पर जो इसका होगा वो इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। ये बात हो रही है। और कैरी ऑन राव साहब। ठीक है। अब हमारे पास जैसे फिगर बनाई हुई है, जो हमने थ्योरी ऊपर रीड की थी, उसी को उसने ग्राफ में लिखा हुआ है। जैसे अब ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए जो लिखी हुई है इसमें, जो स्ट्रेट लाइन है ए से बी में, वो हमारे पास क्या है, इक्वालिटी कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। और ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू लेस देन इक्वल टू सी है, तो हमने जो एरिया शेड किया है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। इसी तरह अगर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, जो एरिया शेड करेंगे वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से हटके। ठीक है। इसी तरह बी सी और ये सारे फिगर ऐसे ही हैं। अब आप इनको देखिए ना गौर से, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इफ द एरिया इज कमिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन इट इज ए लेस देन और इक्वल टू टाइप कांस्टेंट। वही बात ये कर रहा है जो हमने पहले इसको डिस्कस किया था। अब टू में क्या कह रहा है, इफ द एरिया इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन इट इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप कांस्टेंट प्रोवाइडेड। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्टेप 4 आता है। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। यहाँ हमने फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना है। अब हमने पहले यानी इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था फिजिबल रीजन को, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को। यहाँ पर भी वो यही बात करेगा। Here we identify the region that satisfy all of the constraint. This is called the feasible region. वही बात कर रहा है feasible region की, कि हमारे पास feasible region क्या होता है, कि जो हमारे पास तमाम constraint को satisfy करे। ठीक है। इसी तरह अब optimal solution की बात करेगा। The optimal solution will be present in the region. वही बात। अब हमने जैसे स्टार्ट में कहा था कि जो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो फिजिबल सॉल्यूशन भी होता है, फिजिबल रीजन भी होता है। अब इसने भी वही बात की है कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी प्रेजेंट इन द रीजन, यानी फिजिबल रीजन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी होगा। वट एवर इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ऑब्जेक्टिव हमारे पास बेशक मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो। अच्छा, अब इसी तरह जैसे हमने फिजिबल रीजन की बात की कि वो ऑल कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है। अब जब इनफिजिबल रीजन को देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। इफ देयर इज नो कॉमन एरिया पॉसिबल देन द सॉल्यूशन इज इनफिजिबल। ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इनफिजिबल होगा।
अब स्टेप, अब नीचे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, लोकेटिंग द फिजिबल रीजन, यानी फिजिबल रीजन को कैसे बनाते हैं। वो जो फिगर 3.1 थी ऊपर, वहां सारा मुकम्मल डिटेल से लिखा हुआ है कि कैसे इसको फिजिबल रीजन को हम ड्रा करते हैं। ठीक है, अब स्टेप 5 पे जैसे कि सर्चिंग फॉर, हम ये बात कर रहे हैं कि फिजिबल और इनफिजिबल की बात कर रहे थे कि अगर तो हमारा जो ये जो है ये अगर इनकी जो शेडिंग है, ठीक है, इनकी जो शेडिंग है वो क्या आ रही है यहाँ पर, अगर तो वो इसकी शेडिंग इस तरफ है, इसकी शेडिंग इस तरफ है, जो ये हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है, ये क्या, ये फिजिबल रीजन कहलाएगा ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन होगा। और अगर ये वाला जो रीजन है ये इनफिजिबल रीजन है, ये भी इनफिजिबल रीजन है, अकॉर्डिंग टू ये भी इनफिजिबल रीजन है, तो अगर खुदा ना खास्ता जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन तो है, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पर, अगर ये ऊपर की तरफ है और ये इधर है लेकिन सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर, ये तो हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा लेकिन होगा इनफिजिबल, ये बात हो रही है। जी राव साहब। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप 5 है, सर्चिंग फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हमने पहले भी काफी डिस्कस किया है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक फिजिबल रीजन है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास तमाम कंडीशन को और कॉन्स्टेंट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है। वो आप कह रहे द क्राइटेरिया टू सर्च फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, वही आप उसने वही डेफिनेशन वगैरह डिस्कस कर रहा है बार बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखें हमारे पास, अब सर्चिंग फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला कौन सा है, आइसोप्रोफिट या आइसोकॉस्ट लाइन मेथड, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट एवोल्यूशन मेथड। अब आइसोप्रोफिट और आइसोकॉस्ट मेथड, अब देखिए हमने चैप्टर 2 में काफी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट की बात हो तो हम मैक्सिमाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, अगर कॉस्ट की बात हो तो हम मिनिमाइज करते हैं। इसमें भी वही बात कर रहा है कि आइसोप्रोफिट लाइन मेथड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और आइसोकॉस्ट लाइन मेथड फॉर मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इस मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में या जीरो कॉस्ट लेते हैं या जीरो प्रॉफिट लेते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन है उसको हम, वो हमारे पास ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, और इस लाइन को हमारे पास हम 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए ड्रा करते हैं, जैसे x1 और x2 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब जब 2 पॉइंट्स की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उससे पता चलता है कि हमारे पास, उससे फिर हम चेक करेंगे फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। वो चेक करने के बाद हम जो ओरिजिनल फंक्शन होता है हमारे पास, उसमें इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एंड में जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड द z max और z minimum as the case may be by substituting these value in the objective function, यानी जो हम पॉइंट्स x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे उनको हम फिर ओरिजिनल फंक्शन जो है उसमें पुट करेंगे, जो कि या तो मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा। ठीक है, जब नेक्स्ट पेज करें। यस, जैसे कि बात ये हो रही कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास ये फिजिबल रीजन है, ये वाला अगर फिजिबल रीजन है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये है बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये वाले, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब हम ऐसे करेंगे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर जो भी वैल्यूज निकल रही हैं, उन वैल्यूज में हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसमें हम कौन सी वैल्यू पुट करें, कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि वो जो हमारा फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम है। अगर तो मैक्सिमम आएगी तो ये हमारा जो फंक्शन हो, इसके जो सॉल्यूशन होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, तो वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम मिनिमाइजिंग की बात करें तो हमें फिर ये क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट पुट करें कि हमारे जो वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है वो मिनिमम है, तो फिर हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो मिनिमाइज होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी भी पॉइंट को हम पुट करेंगे तो वहां से हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और बात ये हो रही थी कि यहाँ पर फिजिबल रीजन की, फिजिबल रीजन हमारा ये होता है जहाँ पर ये सारे के सारे जो इसकी इंटरसेक्शन जो मतलब जो शेडेड एरिया है वो उनका कॉमन होता है, ये होता है फिजिबल रीजन। ये हमारे सारे इनफिजिबल रीजन है। कैरी ऑन राव साहब। ठीक है, अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट पेज करें, एक्सट्रीम पॉइंट एवोल्यूशन मेथड है। एक्सट्रीम पॉइंट एवोल्यूशन मेथड, इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फिजिबल रीजन बन जाता है उसके बाद हम
पॉइंट जो हमारे पास होते हैं उनको हमने देखना है, ठीक है। उनको निकालने के बाद हमने उन पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है, पास मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट एवोल्यूशन मेथड है, ये बेसिकली है तो इजी, लेकिन ये रिलायबल नहीं है। यानी जो हमारे पास मेथड था ना, आइसोप्रोफिट या आइसोकॉस्ट लाइन मेथड, ये उससे इजी तो है लेकिन रिलायबल नहीं है। तो इसलिए जो स्टूडेंट हैं उनको ये चाहिए कि वो आइसोप्रोफिट या आइसोलाइन मेथड यूज करें, ठीक है। और जो आंसर वगैरह चेक करने के लिए वो इसको यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट एवोल्यूशन मेथड को आंसर वगैरह यानी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये है तो इजी लेकिन ज्यादा रिलायबल नहीं है। हमारे पास मेन जो मेथड है वो यही है, आइसो प्रॉफिट मेथड और आइसो कॉस्ट लाइन मेथड। अब हमारे पास इलस्ट्रेशन 3.1 स्टार्ट होती है। यूज द ग्राफिकल मेथड टू मैक्सिमाइज। जी जावेद। तो जैसे कि आप, अब हम एक इलस्ट्रेशन से आपको ये बताएंगे कि आप लोग इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया गया है 4x1 प्लस x2, और फिर हमारे पास 2 कांस्टेंट आपके सामने दिए गए हैं। जो कांस्टेंट है ये हमारे पास फंक्शन है, और ये दो हमारे पास कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो हम डिसीजन वेरिएबल तय करें उनके देखा गया कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये फर्स्ट हमारा जो सोल्यूशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और ये प्लेन पर लाई कर रहा है जो कि 2 डायमेंशनल है हमारे पास। तो अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते थे? स्टेप नंबर 1 में हम ये किया करते थे कि उसमें हमने एक्सिस तय करने हैं। जो हमारे एक्सिस होंगे हमें पता है कि 2 एक्सिस होंगे, एक x1 है और दूसरा क्या x2 है। तो आपके सामने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हम इसको हम x1 का नाम देंगे और इसको हम देंगे x2 का नाम देंगे। और जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 2 डायमेंशनल है, वो एक प्लेन में लाई कर रहा है। आपके सामने ही दिख रहा है, ये वाला एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट दिए गए हैं, तो कांस्टेंट की किस तरह उन्होंने यूज किया? कांस्टेंट 2 है, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास 2 है। एक कांस्टेंट हमारे पास ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। तो दूसरा कांस्टेंट वो है, ये सेकंड लाइन है, ये वाली। और ये जो हमें कांस्टेंट दिए गए हैं वो लेस देन और इक्वल टू दिए गए हैं। इसलिए जो इनकी जो शेडिंग हमने की है, इनकी जो शेडिंग की है, तो आप देखें तो इस कांस्टेंट की जो शेडिंग, पहले हमने 2 पॉइंट देखे, ठीक है। 2 पॉइंट, इसको हमने जब हमने y को 0 रखा तो ये बना, ठीक है, a की वैल्यू आ रही है। जब हमने इसको एक x को 0 रखा तो यहाँ पर किसकी y की वैल्यू दे रहा है? 15 दे रहा है। इससे जो ये जो लाइन बनी है ये वाली, ये हमने एक लाइन ड्रा की। और इसी तरह हमने जो दूसरा कांस्टेंट है उसके लिए ये दूसरी लाइन ड्रा की, एक को 0 रख के दूसरा की वैल्यू और दूसरे को 0 रख के पहले की वैल्यू। उन 2 पॉइंट्स को हमने क्या किया? हमने मिला दिया उन 2 पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास 2 कांस्टेंट है, और जो उनकी इंटरसेक्शन हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर इसके ये बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे कि हमारा जो शेडेड एरिया, इसका शेडेड एरिया ये था और इसका शेडेड एरिया ये था। इन दोनों जो शेडेड एरिया हमारे पास हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसका जो शेडेड एरिया है, एक बार रुके, तो इनका शेडेड एरिया जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। वो कहाँ पर लाई कर रहा है? वो सिर्फ यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये फिजिबल रीजन है हमारे पास। और यहाँ पर जो अब हम ये देखेंगे कि जो फंक्शन है, फंक्शन को हमने करना क्या है? फंक्शन को तो हमने, आप ये यहाँ पर देखें, फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास हैं वो ये हैं, कुछ बाउंड्री पॉइंट है, कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ये वाले हैं। एक ये है, ये है, ये है, ये है। इन तीनों पॉइंट्स को हम बारी बारी पुट करके देखेंगे इस फंक्शन में आया कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो हम फंक्शन को कहाँ पर लेते हैं? सबसे पहले हम जो फंक्शन जो है उसको हम लेते हैं यहाँ पर, ओरिजिन पर, यहाँ पर। तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। बाकी फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो एक लाइन ये बन रही है। फिर जितने भी हम वैल्यूज लेंगे वो सारे इसके पैरेलल हैं, ठीक है।
जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी, सॉरी मैंने ये नीचे ड्रा कर दिया, हमारा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर हमें फंक्शन की जितनी मर्जी वैल्यू मिल जाए यहाँ पर। लेकिन बात ये है कि अब जो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज हैं वो हम कहाँ तक करेंगे, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बस यहाँ तक करेंगे, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा फिजिबल रीजन जहाँ तक आगे हमारा इनफिजिबल रीजन आ सकता है, जहाँ पर के कॉमन इनका शेडिंग एरिया नहीं है, ये बात हो रही है। तो अगर तो हमारा जो शेडिंग एरिया है वो ऊपर की तरफ होता, यूं होता, तो यहाँ पर वो तो ये अनबाउंडेड रीजन है, वो फिर हम जितने मर्जी हम इसकी वैल्यूज फंक्शन की करते, वो आने तो इसके पैरेलल थी, लेकिन बहुत सारी वैल्यूज आ सकती थी। तो ये बात है। तो आप जब इस एग्जांपल को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस खास तौर पर ये जो आपके प्रैक्टिस के लिए दी गई ये 3.1 वही आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरह से देखना है और इसके सारे पॉइंट्स देखने हैं। और पॉइंट्स आप देखें तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट को बताया गया है, जो यहाँ पर नेम दिए गए थे पॉइंट के, वो यहाँ पर उनको बताया गया कि ए पर x1 की वैल्यू क्या आती, x2 की वैल्यू क्या आती, बी पर क्या आती, सी पर क्या आती, डी पर क्या आती। ये हमारे पास टोटल जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ये दिए गए हैं, ये हैं, और ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो आप आराम से ये देख सकते हैं। उसके बाद जो बात है कुछ रह नहीं गई, बस यही एक्सिस देखने थे और उनके हमने पॉइंट भी देख लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की भी हमने बात कर ली। ये सारे स्टेप्स आप खुद ही रीड करेंगे, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। हाँ तो आगे तो सारा सेम प्रोसेस है। राव साहब बच्चोों को बस थोड़ा कॉन्सेप्ट देना चाहिए, आगे वो खुद ही कर लेते हैं। लेकिन बात हाँ है जी बच्चे बिल्कुल, हैं, हमारे समझदार लिए बच्चे तो हैं, हमारे लिए तो एमएससी आज भी स्टूडेंट है ना। बच्चे हैं और कल भी बच्चे ही होंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो हम तैयार हैं, जहां पर हमारे बच्चे हमें हेल्प के लिए कहेंगे हम अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 में हाँ देखें तो जहाँ आप यहाँ पर देखें, जो से शेडिंग एरिया है वो अनबाउंडेड है। राव साहब आप देख रहे हैं जहाँ ये से ना, अनबाउंडेड है। हाँ हाँ जी बिल्कुल आपका क्या बिल्कुल। ख्याल है, बच्चे इस एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ कर से सकते बच्चों को हैं, समझ नहीं आएगी बच्चों ये बिल्कुल। आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, तो हम और भी आप लोगों की तरह जहाँ से इंसान हैं। जी राव साहब जहाँ से फरमाएं। समझ ना आए, बच्चों को मैं कह रहा हूँ जहाँ से समझ ना आए हमसे पूछ लीजिएगा। सही, बाकी हम भी इंसान है, हमने रीड किया तभी हमें आया है, तो आप पे हाँ रीड जी करें। अब रिडंडेंट कांस्टेंट की बात हो रही है, तो ऐसे कांस्टेंट जो कि जिनकी मतलब ये है कि जिनकी जरूरत ना रहे किसी और कांस्टेंट की मौजूदगी में, कि कोई और कांस्टेंट उसकी जिम्मेदारी पूरी कर जाए, ऐसे ही है ना, उसको हम कहेंगे रिडंडेंट कांस्टेंट। ये आप लोगों ने रीड करना है, आप लोगों को मैंने साफ अल्फाज में बता दिए गए, यहाँ पर कांस्टेंट बता दिए गए, उसके मुताबिक आपको बताया गया है कि जो दूसरा कांस्टेंट था वो उसकी मौजूदगी में भी उसका फर्ज अदा कर गया है, तो उसकी जरूरत नहीं रही। ये आप लोगों ने इलस्ट्रेशन खुद करनी है। बाकी आप लोगों को हमने अब फिर यहाँ पर सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जब सर्कल की बात होगी तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है। हम कहेंगे कि यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस होता है, यहाँ पर कितना लिया गया, 5 लिया गया, ये है। तो यहाँ पर जो x1 की वैल्यू आई है वो प्लस माइनस 5 आई है, जब हमने y को क्या रखा था, 0 रखा था, ये था। एक बार प्लस 5 आई है, फिर क्या आई है, फिर आई है -5, यूं करके। इसी तरह x2 की भी वैल्यू इसी तरह आई है यहाँ पर। तो उन्होंने उन दो पॉइंट्स को यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स को यूज करते उन्होंने सर्कल ड्रा कर दिया, ये नॉन लीनियर है। और जो एक तो यहाँ पर नॉन लीनियर की बात हो रही है, एक तो यहाँ पर बात हो रही है नॉन लीनियर की, और यहाँ पर जो कांस्टेंट दिए गए हैं यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट दिया गया है ये लीनियर है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट आपको दिया गया है ये वाला, बच्चों आप ये देखें तो ये वाला जो है ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है, क्योंकि इसका सर्कल है, इसकी लाइन है स्ट्रेट लाइन, मतलब जो इसका जो रीजन होगा वो अबाव दिस स्ट्रेट लाइन होगा, ये है। और आप आराम से इसको देख रहे हैं, आप नॉन लीनियर की भी हमने आपको बता दी, और आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज़रूरत है किसी इलस्ट्रेशन को बताने की, आप खुद ही कर लेंगे। आप ये देखें, ये इलस्ट्रेशन आपने खुद देखनी है। और अब आगे बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की।
तो सॉल्यूशन की क्या टाइप्स होती हैं? राव साहब क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, हमारे पास अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन की टाइप्स जो लिखी हुई है वहाँ पे, पहला क्या है हमारे पास? सॉल्यूशंस, फिजिबल सॉल्यूशंस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। अब फिजिबल सॉल्यूशंस और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तो हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है पहले। ठीक है, जब पेज, नेक्स्ट पेज करना। ठीक है, अब वो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अच्छा, वो कह रहा है ऑल दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द कंडीशन आर द सॉल्यूशंस। यानी वही बात है कि जो हमारे पास वेरिएबल होंगे जो उनकी यानी वैल्यू आएगी वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर कंडीशन क्या हो, दो वेरिएबल हमारे पास जैसे x1 और x2 नॉन नेगेटिव हो, तो वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, जो हमने पहले टेबल में काफ़ी हम वो उसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह जब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह x1 अनरिस्ट्रिक्टेड और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही बात फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सॉल्यूशन के बाद जो टेबल आप रीड करेंगे ना, आपको एग्जैक्टली इसकी समझ आ जाएगी। अब हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन आ गया है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। all those solution which satisfy all the condition of variable as well as the constant। यानी वही कि जो हमारे पास फिजिकल सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने स्टार्ट में बात की, वो हमारे पास ऑल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट और ऑल साइन ऑफ रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करता है, वो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप जब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है राव साहब आपकी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास फिजिबल पॉइंट है। ठीक है, वो कह रहा है that if all the constraints are of the exact type, we get the point solution, often referred to as the feasible point। ठीक है, इसी तरह feasible region की भी डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, जो स्टेप 3 में लिखा हुआ है। feasible line, feasible point, ये आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेने को आपको समझ आ जाएगी। अगर समझ ना भी आए तो ये ग्राफ जो बने हुए हैं ए बी और सी, यहाँ पे इन ग्राफ को देखना, कॉन्स्टेंट को वैल्यू और जो इक्वालिटी कांस्टेंट, इनइक्वालिटी कांस्टेंट, जो यानी लाइनें ड्रा की हुई हैं, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ डिसाइन वेरिएबल्स represented by the corner points along the border lines of the feasible region constitute the basic feasible solution। यानी जो हमारे पास होते हैं डिजाइन वेरिएबल या डिसीजन वेरिएबल होते हैं, उनको हम किसी भी कॉर्नर पॉइंट्स पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अलोंग लाइंस ऑफ द फिजिबल रीजन। तो उनको जब फिजिबल रीजन के लिए हम उन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे पास होता है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है उन पॉइंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसको हमने काफी डिस्कस कर लिया है स्टार्ट में। टाइप्स ऑफ फिजिबल रीजन आ गए यहाँ आगे। जवेद, ये तो काफी डिस्कस हो गया इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, इसके अब यानी डिस्कस करने की जरूरत लेकिन तो नहीं फिर भी है एक ना? मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा बच्चों को। बात ये हो रही अच्छा है अच्छा। कि जब हम बात करते हैं इसकी बात जब हम कर रहे हैं इसकी सॉल्यूशन की, फिजिबल सॉल्यूशन की, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो आपको एक पिक्टोरियल व्यू देना चाहूंगा। पिक्टोरियल व्यू, तो पिक्टोरियल व्यू में अब मैं आपको ये कहूंगा कि अगर तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, ये जो अगर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सॉल्यूशन, ये अगर आ रहा है, तो अगर हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, वो अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बात हो रही है, ये हो रही है। अगर तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये जो इनकी जो शेडिंग है वो इस तरह हो रही है कि ये जो मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, तो ये जो ये होगा, ये अगर सॉल्यूशन हमारा इस रीजन में है तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर बात ये है कि जब हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है, जब टू अगर लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सोल्यूशन हमें मिलेगा, सोल्यूशन हमें मिलेगा, वो सिर्फ हमारा जस्ट सोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर जो सोल्यूशन है, अगर वो फिजिबल रीजन हमारा यहाँ पर हो जाए, ठीक है, तो फिर हम वो फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि जब फिजिबल सोल्यूशन कब होगा कि इनकी जो शेडिंग है वो इनइक्वालिटी में आए और वे यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये हमारा होगा फिजिबल सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर खुदा ना खासा ये हो जाए कि ये अबाव दी लाइन इसके ये आ जाए, ठीक है, और एक बार रुकें, ये गलत हो गया, इसका इनसाइड आ जाए और इसका अपवर्ड आ जाए, ठीक है, तो फिर इनकी जो कॉमन शेडिंग एरिया तो हमें मिल नहीं रहा, फिर ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन तो हमारा है इनफिजिबल सॉल्यूशन फिर कहलाएगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होगा कि ये जो हमारे ये जो पॉइंट होंगे, ठीक है, पॉइंट्स होंगे, जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार रुकें, ये क्या है कि हमारे कुछ ये पॉइंट्स हैं, तो ये जो ये वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होगा या तो मिनिमाइज होगा या मैक्सिमम। तो अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, को वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर मिनिमाइज की तरफ, तो जहां पर मिनिमम आ रही है वो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उस पॉइंट पर उस फंक्शन का। तो ये हमने डिस्कशन की। और बेसिक क्या है, बेसिक वो होगा कि अगर हमारी ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर आ रहा है ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। कि इनके अलावा सबसे पहले इंटरसेक्शन है, ये नहीं है तो फिर आगे हम जा नहीं सकते। बेसिक हमारा सॉल्यूशन है वो ये वाला है। और अब यहाँ पर ये हुआ है कि ये हमें एक ग्राफिकल व्यू यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कम एटलीस्ट जब इंटरसेक्शन होती है तो हमारे पास ये क्या होता है कि एटलीस्ट हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ये वाला। और अगर वो इंटरसेक्शन क्या हो कि उनमें अगर शेडिंग एरिया कॉमन हो जाए तो वो हमारा वहां पर फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और जब शेडिंग एरिया के बाद की बात हो रही है कि जहां पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए फंक्शन की, या मिनिमम वैल्यू मिल जाए, या मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, तो वो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा ये वाला। तो ये बात हो रही है ऐसे ना राव साहब। हाँ जी ऐसे ही। अब टाइप्स ऑफ फिजिबल रीजन की बात हो रही है। इनफिजिबल रीजन भी हो सकते हैं और फिजिबल रीजन भी हो सकते हैं। अगर तो उनका जो कॉमन एरिया है, अगर तो उनका जो हम कॉमन एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि अगर तो उनका जो कॉमन एरिया होगा वो ये होगा कि ये वाला होगा, शेडिंग उनकी कॉमन आ रही होगी, ठीक है, वो फिजिबल रीजन होगा। और जहां पर उनकी शेडिंग कॉमन नहीं आ रही, ये वाला रीजन, ये इनफिजिबल रीजन होगा ये वाला। ऐसे ही राव साहब? हाँ जी ऐसे ही। ऐसे ही है। ये अब फिजिबल पॉइंट की बात हो रही है। फिजिबल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो इफ अ पॉइंट फिजिबल रीजन, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो फिजिबल पॉइंट्स होंगे। अगर फिजिबल रीजन बन रहा है, इंटरसेक्शन जो है वो फिजिबल पॉइंट होंगे, ठीक है। फिजिबल लाइन की बात हो रही है, तो अगर जो हमारे पास, अगर हमारे पास एक लाइन बनती है, ठीक है, उनका शेडिंग एरिया नहीं है, तो वो फिजिबल लाइन कहलाएगी। तो फिजिबल रीजन तब होगा जब शेडिंग होगी। ये वाली बात हो रही है, इसकी भी आपको बता दी, और फिजिबल पॉइंट की भी आपको बात बता दी। वॉल्यूम की बात हो रही है, जब हम 3 डायमेंशन में लेंगे, उनकी शेडिंग एक ही आ रही है, तो उनके दरमियान में जो जब ये देखेंगे कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक बार रुके, मैं 3D बना रहा था, 3D। हमारे पास अगर ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाला यूं करके एक्स वाई जेड ही आप इसको कह दें ये वाली, तो अगर हम ये कहेंगे कि इनका जो एरिया है वो कोई यहाँ पर कोई ऐसा कोई यहाँ पर एरिया बन रहा है कि जिनकी शेडिंग जो है वो तीनों की, मैं आपको ये बता दूं कि शेडिंग कैसे बनेगी इनकी। एक बार रुके, कि अगर हमारे पास ये थ्री डायमेंशन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वाला है। अगर तो हमारे पास कोई रीजन ऐसा आ जाए, ये रीजन है, ठीक है, अगर एक की जो है मैं कहता हूँ शेडिंग इस तरफ बन रही थी वो हो गई, एक की इस तरफ बन रही थी, ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो एक की है वो इस तरफ बन रही है, तो इनका जो कॉमन रीजन आ गया। तो ये अब 3 डायमेंशन में ये जो रीजन बन रहा है या फिर इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो कॉमन, ये जो बात हो रही है, ठीक है, तो ये होगा इसका क्या होगा राव साहब, इसका वॉल्यूम फिजिबल रीजन होगा। हाँ जी वॉल्यूम फिजिबल रीजन। तो रेफरेंस टाइप की बात हो रही है, कन्वेक्स की बात हो रही है, कनकेव की बात हो रही है। जब हम कन्वेक्स की बात करेंगे तो अगर हमारे पास कोई भी स्पेस है, ठीक है,
अगर हमारे पास यहाँ पर मैं आपको पिक्टोरियल व्यू बताऊंगा, अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पर स्पेस है, मैं 2 डायमेंशनल ले रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास अगर स्पेस है तो हाँ, अगर हमारे पास ये है स्पेस, अब हम किसकी बात कर रहे थे, कन्वेक्स और कनकेव की बात कर रहे थे। तो अगर कोई हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास कहते हैं कि आर है, ठीक है, कोई यहाँ पर ये आर क्रॉस आर है, R2 स्पेस है, प्लेन की बात हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास इसका कोई सबसेट है, अगर हमारे पास इसका एस है यहाँ पर कोई सबसेट बन रहा है इसका, तो अगर हम इस सबसेट में कोई 2 पॉइंट्स लें, और उनके दरमियान में एक लाइन खींचे, वो जितने भी पॉइंट होंगे वो इसी में लाई कर जाएं, तो वो क्या होगा कि वो ये जो फिर एस होगा, ये एस को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे। जितने भी ए बी जहां पर भी जो पॉइंट ले लेंगे, उनके दरमियान वाले पॉइंट इस लाइन पर सारे इसी में लाई कर जाएंगे, फिर ये कन्वेक्स कहलाएगा। तो खुदा ना खास्ता ये हो जाए कि हम ऐसे 2 पॉइंट्स ले बैठे हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट चाहे आ जाएं, लेकिन कुछ पॉइंट रीजन के बाहर हो, ये आउटसाइड आ रहे हैं ना ये वाले, तो फिर हम ऐसे जी जी। कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आउटसाइड ऑफ दिस रीजन आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कनकेव सेट। तो फिर हम एस को कहेंगे कनकेव सेट, अगर एक पॉइंट भी इसका बाहर आ गया फिर ये कनकेव कहलाएगा। तो आप जैसे कि आप आराम से इसको देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ शेप बनाए, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये कोई शेप है, ये आप देखो 3 डायमेंशन स्पेस है हमारे पास, ठीक है, कुछ जो पॉइंट ये जो नीचे वाले पॉइंट होंगे ये इस प्लेन में होंगे ये वाले, लेकिन ये जो ये वाले हैं, ये ऊपर वाले पॉइंट, ये हो सकता है कि शायद इसमें लाई ना करें, तो ये हमारा कनकेव सेट है, लेकिन ये जो होगा ये हमारा कन्वेक्स है, इसको कन्वेक्स कहेंगे, कन्वेक्स, और इसको हम कहेंगे कनकेव। ये आपके सामने कुछ शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये कन्वेक्स की बनी हुई है, सबसे पहले ये वाली, ये आप देखिए ये कन्वेक्स की हैं, और आप अगर सेकंड नंबर पर देखें ये वाली, तो ये आपको देखेंगे तो आप इसमें आप ये देखिए सारी कनकेव है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर अगर हम लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे तो सारे इसमें लाइन ही करेंगे, अगर इसमें लाइन खींच लें, यहाँ पर लाइन खींच लें, ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच लें, ये लाइन है, ये सारे के सारे इसमें लाइन ही करेंगी, ठीक है, ये जो है ये देखो, तो शेडेड एरिया में सारे लाइन ही करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये कनकेव सेट्स है, एग्जाम्पल्स हैं कनकेव सेट्स की। अब बाउंडेड फिजिबल रीजन, और अब बात हो रही है बाउंडेड फिजिबल रीजन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की, ठीक है, तो अगर तो मैंने आपको पहले भी बाउंडेड और अनबाउंडेड का बता दिया, लेकिन फिर दोबारा बताऊंगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये है, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूं है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये वाला है, तो अगर तो हमारा जो सॉल्यूशन है, अगर तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो विद इन यूं आ रहा है कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो अगर यहाँ पर है, ये जो रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक तो ये फिजिबल है, दूसरी बात है बाउंडेड है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो इसको टच कर रहा है, बाउंडेड है, और ये टुवार्ड द ओरिजिन होगा। लेकिन हमारा खुदा ना खास्ता अगर यूं हो जाए कि ये जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर हो, तो ये तो अनबाउंडेड है, ये तो चलता जा रहा है, ये हमारा अनबाउंडेड रीजन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये सारा कुछ बताया गया है, वो आप आराम से देख लेंगे, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, अनबाउंडेड सॉल्यूशंस। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको मैं इस बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि हम इसका पिक्टोरियल व्यू लेंगे थोड़ा सा, तो पिक्टोरियल व्यू से आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो आप यहाँ पर रहें, ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तब आता है जब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक,
सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? फिजिबल सॉल्यूशन वो होगा कि जब हमारा जो सॉल्यूशन है, जब हमारा सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर है, ये फिजिबल सॉल्यूशन होगा। एक बार रुके, तो ये जो ये वाला है, अगर यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, ये वाला यहाँ पर आ रहा है, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये और यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब हमारे पास क्या होगा कि शेडेड एरिया चाहे हो ना हो, यहाँ पर पॉइंट जो होगा वो एक ही होगा, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे। वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। और इनफिजिबल सॉल्यूशन तब होगा जब हमारे पास कोई भी, मतलब यह है कि जो ये यूं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो वो इसमें मतलब इनकी शेडिंग सेम नहीं आ रही, मतलब एक ही कॉमन शेडिंग नहीं आ रही। और उसके बाद अनबाउंडेड सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो अनबाउंडेड यही होंगे कि जब ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमारा इस तरफ होगा कि टुवार्ड द बाउंड्री नहीं होगा, अवे फ्रॉम बाउंड्री होगा। तो ये बात हो रही है। ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हैं, ये देखो ये सारा कुछ बताया गया। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होंगे? कि जब हमारा अनबाउंडेड होगा, फिर हमारा जो सॉल्यूशन आ गया पहले ओरिजिन पर होगा, फिर हमारा यहाँ पर होगा सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमारा जितने भी शेडेड एरिया में पता नहीं कितना है, तो ये मल्टीपल सॉल्यूशन आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। जब एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे तो फिर एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और अनबाउंडेड सॉल्यूशन ये आपको सारा बता दिया गया है, और आगे कुछ यहाँ पर ये इसकी इलस्ट्रेशन दी गई हैं, ये भी आप लोगों ने खुद ये रीड करनी है, आप लोगों ने खुद ही देखनी है, आप लोगों के जिम्मे असाइनमेंट है। तो ये आप लोगों ने ये कुछ कीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी आप लोगों ने खुद ही रीड करने हैं। ये आप लोगों के असाइनमेंट है। तो एट द एंड ऑफ दिस इम्पोर्टेंट है। चैप्टर आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे राव साहब? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम स्टूडेंट को चाहिए कि डेली का काम, जो भी काम मिलते हैं यानी उसको पूरी ईमानदारी से करें, और ये ना समझे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन तैयारी अपनी फिजिकल जैसी रखें, जैसे फिजिकल हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इसी तरीके से अपनी तैयारी करें और प्रॉपर कंसेप्ट लें, ठीक है। क्योंकि मैम ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और हमें भी चाहिए कि पूरी मेहनत से उसको तैयार करें, और जितने भी सब्जेक्ट हमारे 6-7 हैं उनको यानी कंप्लीट में कंसेप्ट लें। बाकी आपको जावेद साहब कुछ बताएंगे? जी जावेद। हाँ, तो राव साहब जो भी फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल राइट हैं कि जो हमारी मैम है, अल्लाह का शुक्र है कि वो ब्लेसिंग ऑफ गॉड है हमारे के लिए। कि बात यह कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, इतने अच्छे हमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, अल्लाह ताला उनको नॉलेज में और इजाफा करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। तो वो कहते हैं कि जो टीचर होता है ना, टीचर, वो जो बेस्ट टीचर होता है ना, हाँ जी। बेस्ट टीचर, उसके पढ़ाने के अंदाज से पता चल जाता है। मतलब जब वो पढ़ाता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो बेस्ट टीचर होता है। कि जैसे देखें कि मैम ने जो हमें सिलेबस कवर करवाया है, हमें विद इन दी हाँ 3 वीक मैम जो हमारा, भी बहुत अच्छे दिए हैं। जी, विद इन दी 3 वीक्स जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो चुका था। और उसके बाद हमें जो मैम ने सिलेबस पढ़ाया है वो हमें फाइनल का भी शुरू करवा दिया, आधा फाइनल का भी हो चुका है। और अभी हमारे एग्जाम बहुत पहले रख दिए गए हैं, लेकिन हमारा सिलेबस पहले कवर हो चुका है। और मैम ने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, मैम ने हमें हमारी प्रैक्टिस भी करवाई है कि हमने खुद परफॉर्म कैसे करना है। सबसे पढ़ हर कोई लेता है, लेकिन एबिलिटी ये होती है कि उसको डिलीवर कैसे करना है। तो ये हमें मैम ने समझाया कि इसको डिलीवर कैसे करना है। हम मैम का थैंक्स अदा करना चाहेंगे। और बच्चों को मैं ये कहूँगा कि ये लूट मार वाला काम छोड़ दें। ये ना समझे कि यहाँ से हम जीपी लेकर गो गो फॉरवर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ से हम डिस अपेयर हो जाएंगे, यहाँ से बस हमें जीपी चाहिए। बच्चों, आप जितनी आप जीपी यहाँ से ले रहे हो,
आपने आगे जवाब भी देना। आप किसी इंस्टीट्यूट में भी टीचिंग करने जाएंगे, किसी आप इंडस्ट्री में या किसी भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आगे आपने उसको सारी जिंदगी लेकर चलना है। तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बुक्स रीडिंग किया करें। राव साहब कुछ कहना चाहें? हाँ, और मैं यही कहूँगा कि काबिल बने और कामयाबी खुद आपको मिल जाएगी। कंसेप्ट क्लियर करें और मेहनत से काम करें। ये नहीं यस, कि तो आप जैसे ऑनलाइन मिल जाए तो वो हम ये कहते हैं सोचे कि कि हमें पढ़ना फर्स्ट है। डिजर्व देन डिजायर। हाँ जी, बिल्कुल। तो एंड में हम अल्लाह हाफिज कहना चाहेंगे। मैं अल्लाह हाफिज कहना चाहूंगा क्लास फेलोज को। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो हम आफ्टर द मिड एग्जाम मिलेंगे। कि मिड एग्जाम में हमने नहीं मिलना, बात यह है कि कोई राब्ता नहीं रखना कि हमने ना ही तो किसी को पेपर बताना है ना ही पूछना है, हाँ ताकि जी, जो भी बिल्कुल। पेपर हो ईमानदारी से हो। हाँ जी। राव चले साहब, क्लास फिर। एम आई हाफिज। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। राव साहब अल्लाह हाफिज कह दें? हाँ हाँ जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह पढ़ते हाफिज। रहिए।